नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आयरिश लेखिका क्लेयर कीगन की एक काफ़ी चर्चित छोटी सी नॉवल स्मॉल थिंग्स लाइक दीज के बारे में। हमारे पास इस किताब पर एक बहुत बारीक और गहरी बातचीत का मटेरियल है और आज हम उसी के ज़रिए इस कहानी की दुनिया और उसके मायने उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये कहानी हमें ले जाती है 1985 के आयरलैंड के एक छोटे शहर न्यू रॉस में। क्रिसमस का टाइम है, माहौल ठंडा है और कहानी का जो बैकग्राउंड है वो आयरलैंड के इतिहास का एक बहुत ही कह सकते हैं स्याह पन्ना है, मैगडलीन लॉन्ड्रीज। मैगडलीन लॉन्ड्रीज, हाँ जी, ये वो जगहें थीं जिन्हें अक्सर कैथोलिक चर्च चलाते थे और जहाँ समाज जिन्हें गिरी हुई समझता था उन औरतों को, खासकर बिन ब्याही माओं को रखा जाता था। उनसे बहुत सख्त काम लिया जाता था और हालात अक्सर बहुत ही बुरे होते थे। और किताब देखिए खुद में बहुत छोटी है, मुश्किल से 125 पेज होंगे शायद। हाँ, बहुत छोटी। लेकिन जैसा कि चर्चाओं में सामने आया है, इसका जो असर है वो बहुत गहरा है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि भाई कैसे ये नन्ही सी कहानी इतने भारी मुद्दों को इतने असरदार तरीके से उठा लेती है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि बातचीत के जरिए कहानी के प्लॉट को समझें, उसकी जो ज़रूरी थीम्स हैं, कीगन का लिखने का स्टाइल क्या है, किताब की क्या खासियतें हैं और कहाँ शायद कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ी कमी रह गई, इन सब पहलुओं पर रोशनी डालना। और ये भी देखना कि क्यों इसे 2022 में ऑरवेल प्राइज़ मिला पॉलिटिकल फिक्शन के लिए और बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो चलिए कहानी के ताने बाने से शुरू करते हैं। जाहिर है अंत तो नहीं बताएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है बिल फरलोंग। एक कोयला और लकड़ी का व्यापारी है। न्यू रॉस शहर में रहता है अपनी पत्नी एलिन और 5 बेटियों के साथ। जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, क्रिसमस नजदीक है, हाँ एक आम आदमी की तरह। लेकिन ये जो रोजमर्रा की लय है ये तब थोड़ी गड़बड़ाती है जब बिल अपने काम के लिए शहर के पास वाले कॉन्वेंट जाता है। अच्छा। ये कॉन्वेंट एक लॉन्ड्री भी चलाता है और लड़कियों के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल जैसा भी। अच्छा। तो अपनी डिलीवरी के दौरान बिल कुछ ऐसी चीजें देखता है, कुछ सुनता है जो उसे परेशान कर देती हैं। लड़कियां जैसे मुश्किल में हों, कुछ जबरदस्ती के इशारे उसे महसूस होते हैं। और फिर एक सुबह जब वो कोयला देने जाता है तो उसे एक बहुत ही झकझोर देने वाला सीन दिखता है। क्या देखता है वो? कड़ाके की ठंड है और कोयला रखने का जो छोटा सा शेड होता है ना, उसमें एक जवान लड़की, जिसका नाम बाद में सैरा रेडमंड पता चलता है, बंद पड़ी है, बिल्कुल अकेली ठंड में। बाप रे। और बस यहीं से बिल के अंदर का जो असली संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। सही। और इस संघर्ष में जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, बिल का अपना अतीत, उसकी अपनी कहानी बहुत मायने रखती है। हाँ, उसे अपनी माँ की मुश्किलें याद आती हैं। बिल्कुल, उसे याद आता है कि उसके जन्म के वक्त उसकी माँ भी अविवाहित थी। उस वक्त समाज ने उसे कैसे देखा होगा, और उसे वो मेहरबानी भी याद आती है जो उसे और उसकी माँ को एक अमीर विधवा मिसेस विल्सन से मिली थी। उन्होंने ही उन्हें सहारा दिया था। तो कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ जाती है जहां ये एक आम इंसान के ज़मीर की आवाज बन जाती है ना। हाँ, बातचीत का मटेरियल भी इसी पर फोकस करता है कि ऐसे माहौल में जहाँ सब चुप है, समाज, चर्च, शायद लोग अपने डर की वजह से भी चुप हैं, वहाँ सही काम करना क्या होता है और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यहीं से कहानी के वो गहरे अहम विषय निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो यही मसला है मिलीभगत, चुप्पी और जो हिम्मत चाहिए सही काम करने के लिए, जिसे मॉरल करेज कहते हैं। हाँ, ये जो सामूहिक चुप्पी होती है ना, कमाल की बात है कैसे पूरा शहर जानते हुए या शायद न जानते हुए एक अन्याय में हिस्सेदार बन जाता है। बिल के सामने यही बड़ा सवाल है, क्या वो भी कहे चलो अपना काम करो, जैसा कि उसकी पत्नी एलिन भी उसे बातों बातों में समझाती है। हाँ, वो कहती भी है। या फिर वो अपने अंदर की आवाज सुने, समाज की उम्मीद और जो सही है उसके बीच वो फंसा हुआ दिखता है। और जो किताब का टाइटल है स्मॉल थिंग्स लाइक दीज, इन जैसी छोटी चीजें, वो शायद इसी तरफ इशारा करता है। बदलाव हमेशा बड़े धमाकों से नहीं आता, कई बार वो बहुत छोटे निजी लेवल पे लिए गए फैसलों से आता है। किसी की मदद कर देना, अन्याय के खिलाफ धीरे से ही सही कुछ कह देना। शायद इन छोटी छोटी चीजों का जुड़ते जाना ही बड़ा फर्क लाता है। बिल्कुल, शायद यही मतलब है। दूसरा बड़ा पहलू है यादें, विरासत और इंसान का अपना इतिहास। बिल का अपना पास्ट, जैसा आपने कहा, उसे बार बार याद आता है। उसकी माँ की कहानी, उसके पिता का पता नहीं होना और मिसेस विल्सन की वो भलाई। हाँ, और क्लेयर कीगन ने, जैसा कि चर्चाओं में कहा गया है, यादों को सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं बनाया है, ये एक्टिव है।
ये यादें बिल के आज के फैसलों पर सीधा असर डाल रही हैं। अच्छा, कैसे? उसका अतीत उसे हमदर्दी सिखाता है, उसे उन लड़कियों के दर्द से जोड़ता है जिन्हें वो कॉन्वेंट में देखता है। ये यादें बोझ भी हैं और एक तरह से एक नैतिक जिम्मेदारी भी जगाती हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे उसकी अपनी पर्सनल कहानी उसे एक बड़े सोशल अन्याय के लिए सेंसिटिव बनाती है। और फिर आता है वो बड़ा मुश्किल और सेंसिटिव मुद्दा, इंस्टीट्यूशनल अब्यूज, यानी संस्थाओं का शोषण और उसमें धार्मिक सत्ता का रोल। मैग्डलीन लॉन्ड्रीज की सच्चाई कहानी के पीछे एक काले साई की तरह है। बातचीत के मटेरियल में भी ये नोट किया गया है कि कीगन सीधे सीधे जुल्म का ब्यौरा नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं देती, लेकिन वो जो माहौल बनाती हैं, जो इशारे करती हैं, उससे उस छुपी हुई क्रूरता, उस लापरवाही और जबरदस्ती का एहसास कहीं ज्यादा गहरा और भयानक हो जाता है। तो मतलब बिना दिखाए ही? हाँ, बिना दिखाए ही उसका असर पैदा करना और ये सवाल उठाना कि चर्च जैसी संस्था जिसका काम हिफाजत करना होना चाहिए, वो कैसे शोषण का हिस्सा बन जाती है। कीगन का ये जो कंट्रोल है, कम शब्दों में कहना, ये असल में उस नैतिक डर को और तेज कर देता है। ये दिखाता है कि पावर, खासकर जब वो धार्मिक हो, तो कैसे विरोध की आवाज़ों को दबा सकती है और नेकी के पर्दे के पीछे क्या-क्या छुपा सकती है। इन सब भारी बातों के बीच कहानी में एक और धागा है जो उसे जमीन देता है। वो है बिल का अपना घर, उसका परिवार। एक पति और पिता के तौर पर उसका रोल, घर की वो गर्माहट, बेटियों की छोटी छोटी चिंताएं, रोज की भागदौड़। हाँ, और ये कॉन्वेंट की उस ठंडी बेरहम दुनिया के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट। और ये कॉन्ट्रास्ट बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि रोज की जिम्मेदारियां जैसे परिवार पालना, ईमानदारी से काम करना, थोड़ी दया दिखाना, ये सब कितना मायने रखता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या सिर्फ अपने घर परिवार की देखभाल करना काफी है जब बाहर इतना बड़ा अन्याय हो रहा हो। ये जो टेंशन है ना, निजी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच, ये कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर में कहानी का माहौल, वो जगह, न्यूरॉस और खासकर क्रिसमस का वक्त, ये वक्त अपने आप में उम्मीदें लेकर आता है। अंधेरे में रोशनी की, परिवार के साथ की, शायद किसी चमत्कार की। लेकिन कीगन इस उम्मीद को भी जैसे कसौटी पर रखती हैं। बिल्कुल, यहाँ क्रिसमस की रोशनी के पीछे भी एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ है। शहर की वो सर्दी, बर्फ, नदी, ये सब सिर्फ सेटिंग नहीं है, ये कहानी के मूड को, उसके सिंबोलिज्म को बनाते हैं। ये माहौल बिल के अंदर के अकेलेपन और उसकी नैतिक कश्मकश को भी दिखाता है। और क्रिसमस का समय, जो साल का अंत और नई शुरुआत का टाइम होता है, हाँ, वो बिल के लिए एक नैतिक चौराहे जैसा बन जाता है। उसे चुनना है। इन सारे गंभीर विषयों को इतने कम पन्नों में समेट लेना, यही तो कमाल है। चर्चाओं में कीगन के लिखने के तरीके पर बहुत जोर है, खासकर उनकी ब्रीविटी, मतलब संक्षिप्तता, और वो जो संयम रखती हैं, वो बहुत कुछ कहती नहीं, इशारा करती हैं। हाँ, और इसी वजह से कहानी का ज्यादातर एक्शन बिल के दिमाग के अंदर चलता है। उसकी उलझन, उसकी हिचकी, वो नैतिक वजन जो वो महसूस कर रहा है। बाहर जो घटनाएं होती हैं, वो तो बस उसे उकसाती हैं। तो बाहर कम, अंदर ज्यादा ड्रामा है। बिल्कुल। और कीगन जिस तरह कहानी की स्पीड को कंट्रोल करती हैं, वो पढ़ने वाले को बिल के उस अंदरूनी संघर्ष को महसूस करने का वक्त देती हैं, हड़बड़ी नहीं है। और वो जो डिटेल्स हैं, कोयले की गंध, वो जमा देने वाली ठंड, डिलीवरी का वो रोज का काम, सर्दियों की वो हल्की धुंधली रोशनी, ये सब पढ़ने वाले को सीधा 1985 के उस आयरिश कस्बे में ले जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, वो माहौल बना देती हैं। रोशनी, अंधेरा, सर्दी, गर्मी, घर के अंदर बाहर, देखना अनदेखा करना, ये जो विरोध हैं, ये बार बार आते हैं और कहानी के नैतिक और इमोशनल टेंशन को और गहरा करते हैं। अब अगर हम बात करें किताब की ताकतों की जी। और उन पहलुओं की जहाँ शायद कुछ पढ़ने वालों को थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, हाँ, ये देखना भी जरूरी है। तो सबसे बड़ी ताकत तो शायद यही है कि इतने छोटे से फ्रेम में इतना बड़ा नैतिक सवाल खड़ा कर दिया। कम में ज्यादा कहने की जो कला होती है। हाँ बिल्कुल। बिल का किरदार बहुत रियल लगता है। वो कोई संत नहीं है, वो डरा हुआ है, उसे अपने परिवार की, अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन फिर भी वो एक मुश्किल चुनाव करता है। और कहानी का जो हिस्टोरिकल कनेक्शन है, वो इसे और वजन देता है। बिल्कुल। और तारीफ इस बात की भी है कि कहानी कोई आसान सा जवाब देके खत्म नहीं हो जाती। वो हमें एक नैतिक उलझन के साथ छोड़ देती है, सोचने पे मजबूर करती है कि भाई अगर हम बिल की जगह होते तो क्या करते। ये जो खुलापन है अंत में, यही इसे यादगार बनाता है।
लेकिन कुछ सीमाएं या कहें कि कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। जैसे ये जो संयम है, जो कीगन के स्टाइल की पहचान है, क्या ये कहीं कहीं कहानी को इमोशनली थोड़ा दूर का या ठंडा भी बना देता है? कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया है। ये एक सवाल है, हाँ। बात ये भी उठी है कि क्योंकि कहानी पूरी तरह बिल के नजरिए से है, हमें लॉन्ड्री के लड़कियों की, खासकर सारा की, अपनी आवाज सीधे तौर पर नहीं मिलती। उनका दर्द, उनकी कहानी हमें बिल के जरिए ही पता चलती है। तो वो ऑब्जेक्ट बन जाती हैं, सब्जेक्ट नहीं। हाँ, एक तरह से वो बिल की दया या चिंता का फोकस बन जाती हैं। अब ये लेखिका का जानबूझकर किया गया चुनाव भी हो सकता है उस वक्त के पावर डायनामिक्स को दिखाने के लिए, लेकिन ये उन विक्टिम्स की आवाज को कम जरूर करता है। और कुछ और बातें भी हैं। कहानी कई चीज़ों की तरफ इशारा तो करती है, जैसे बिल के जन्म की पूरी कहानी क्या थी, मिसेस विल्सन का आगे क्या हुआ, कॉन्वेंट के अंदर असल में क्या चल रहा था, या शहर के बाकी लोग कितने शामिल थे। लेकिन किताब छोटी है तो ये सब धागे पूरी तरह खुलते नहीं। हाँ, कुछ पाठक शायद इन चीज़ों के बारे में और जानना चाहें। एक और बात कभी-कभी लगती है, वो ये कि कहानी एक नैतिक कहानी, एक पैरेबल जैसी बन जाती है। मतलब संदेश साफ है, सही काम करो। अच्छा। ये इसके ताकत को कम नहीं करता, पर शायद कुछ मोड़ों को प्रिडिक्टेबल बना देता है। और क्योंकि किरदार इतने बड़े नैतिक सवालों से जूझ रहे हैं, कभी-कभी वो सिंबल जैसे लगने लगते हैं। तो ये किताब पढ़ने वाले को किसी आसान नतीजे पे नहीं पहुंचाती। कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती, कोर्ट कचहरी नहीं होती, किसी को सजा मिलती नहीं दिखती। हम बस एक आम आदमी को देखते हैं, एक मुश्किल माहौल में एक रिस्की नैतिक फैसला लेते हुए। और यहीं से वो बड़े सवाल उठते हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसे समाज में जो चुप रहने को रिवॉर्ड करता है, वहाँ अच्छा करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारी अपनी यादें, किसी की नेकी का एहसास हमें एक्शन लेने के लिए कैसे मोटिवेट कर सकता है? और जब वो संस्थाएं ही भरोसे के लायक ना रहें जिन पर समाज चलता है, तो आम इंसान क्या करे? हाँ, दया और विरोध कहाँ से शुरू होते हैं? क्या अपने परिवार से, अपने छोटे से दायरे से? तो शायद ये किताब किसी बड़े भव्य उद्धार की कहानी नहीं है, बल्कि एक छोटी पर्सनल लेवल की मुक्ति की संभावना की कहानी है। इस उम्मीद की कि इस ठंडी, अनदेखा करने वाली दुनिया में भी कोई किसी दूसरे के दुख को देख सकता है, महसूस कर सकता है, और शायद कुछ कर सकता है। और कीगन कहानी को किसी साफ सुथरे एंड पर नहीं छोड़ती। ये भी रियल लगता है। असल जिंदगी में नैतिक फैसलों के नतीजे अक्सर इतने क्लियर नहीं होते। उनका असर धीरे धीरे सामने आता है, शायद ऐसे तरीकों से जो हमें तुरंत दिखते भी नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो स्मॉल थिंग्स लाइक दीज ज़मीर, हिम्मत और चुप रहने की कीमत पर एक बहुत ही गहरी, असरदार नॉवेल है। इसकी असली ताकत क्लेयर कीगन के उस सधे हुए, कम कहने वाले अंदाज में है, जिससे वो एक ऐसी नैतिक गूंज पैदा करती हैं जो पढ़ने वाले के साथ रह जाती है। बिल्कुल। ये नॉवल किसी बड़े ड्रामे की वजह से नहीं, बल्कि एक मुश्किल, इम्परफेक्ट दुनिया में इंसान होने के उस शांत, गहरे दर्द को पकड़ने की वजह से याद रहती है। ये दिखाती है कि अच्छा करना कितना मुश्किल भी है और कितना जरूरी भी। और आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने समय में, हमारे समाज में वो कौन सी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान देने या नज़र फेर लेने के वो छोटे छोटे काम जो हमारे आसपास की दुनिया में बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। किन छोटी बातों पर हमारी नज़र जाती है और किन से हम मुंह मोड़ लेते हैं। ये सवाल शायद इस किताब का सबसे बड़ा हासिल है।